नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम हेलो करियर में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान हिना ज़ुबैर। नाज़रीन, अपने इस प्रोग्राम हेलो करियर में हम नौजवानों के करियर के ताल्लुक से बात करते हैं, कोर्सेज के ताल्लुक से बात करते हैं। और चूँकि 8 मार्च अनकरीब ही है, वीमेंस डे है, हमारी जो ख़वातीन हैं उनका दिन है, तो यहाँ पर एक बार फिर से हम अपनी उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले हमने बात करी थी लड़कियों के करियर, लड़कियों की तालीम के ताल्लुक से, और इस सिलसिले में आज भी हम अपने जो करियर काउंसलर हैं, करियर एक्सपर्ट हैं, उनसे मज़ीद मालूमात आप तक पहुँचाएंगे। तो आपको करना बस ये है कि जो फ़ोन नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, फ्लैश हो रहे हैं, उस पर आपको हमें कॉल करना है। आप अपने करियर को लेकर कुछ भी पूछना चाहें, हमारा ये ख़ास प्लेटफॉर्म के लिए आप एक फोन कॉल के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको तारुफ करवाते हैं हमारी ख़ास शख्सियत, ख़ास मेहमान, जानी पहचाने करियर काउंसलर, करियर एक्सपर्ट प्रोफेसर रेहान खान सूरी साहब से। प्रो वाइस चांसलर हैं दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी से, और लगातार इनसे हम अहम जानकारी आप तक पहुंचाते रहे हैं। रेहान खान सूरी साहब, एक बार फिर से तहे दिल से आपका खैर मकदम करेंगे, इस्तकबाल करेंगे अपनी इस खुसूसी पेशकश में। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, चलिए हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। और जैसा कि हमने आपको बताया कि हम जो हैं ख़ास तौर पर आपको आज जो हम बताएंगे हमारी जो ख़वातीन हैं उनके ताल्लुक़ से। जो ख़वातीन हमारी, जो ख़ास तौर पे लड़कियों की मैं बात कर रही हूँ, 10th के बाद, 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। और आज हम बात करेंगे हमारी वो लड़कियां, वो बच्चियां, वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि उर्दू के ताल्लुक़ से, उर्दू बैकग्राउंड से आती हैं, उर्दू से उन्होंने तालीम हासिल की है, वो कुछ आगे करना चाहती हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता है कि उर्दू की तालीम हासिल करने के बाद, या फिर ज़रिए तालीम अगर उनका हिंदी है तो उसके बाद वो अपने करियर को किस तरह से सजा सकती हैं, संवार सकती हैं। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हमारा ये ख़ास प्लेटफॉर्म सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। और चूँकि रेहान खान सूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो बहुत अच्छी तरह से समाज के इस तबके की जो बहुत सारी मुश्किलात हैं उसको भी समझते हैं। सर, आपका बहुत इस्तकबाल करेंगे। और जिस तरह से मैंने अपने प्रोग्राम की शुरुआत में ही कहा, आज हम फोकस करेंगे हमारी उन बच्चियों पर, उन तालिबात पर जो कि ख़ास तौर पर मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखती हैं और तालीम का जज्बा भी बहुत अच्छा होता है, ज़िंदगी में कुछ करना भी चाहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको कोई राह दिखाने वाला नहीं होता। आप जैसा कोई करियर एक्सपर्ट, करियर गाइड उनको नहीं मिल पाता है। देखिए, सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको इस टॉपिक को चुनने के लिए, और अहम टॉपिक है ख़ास तौर से। दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि अब अगर हम देखें तो लड़कियों के ताल्लुक़ से या लड़कों के ताल्लुक़ से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन फिर भी अभी कुछ हमारा माशरे में कुछ इस तरह का बहुत सारी जगह पे ये एक कल्चर है जहाँ पर शायद लड़कियों को बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट या उतना सपोर्ट नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। लेकिन अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देखें, जो करियर का पर्सपेक्टिव है या जॉब का पर्सपेक्टिव है, उसमें मुझे लगता है कि हर तरह के मौके, बल्कि कहीं कहीं है कि बहुत सारे ज़्यादा चॉइसेस जो हैं हमारे बच्चियों के लिए होती हैं जी। अब बात आती है कि बच्चियों को हमारे पास कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो इजीली एक्सेसिबल है, और क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ये कह सकते हैं कि हमारी लिमिटेशंस होती हैं। जैसे बच्चियों के लिए मूवमेंट थोड़ा मुश्किल होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में थोड़ी दुश्वारी होती है। दूसरी बात ये है कि माइग्रेशन मुश्किल है, एक शहर से दूसरे शहर जाने में, क्योंकि काफ़ी अलग अलग तरह की उनकी दुश्वारियाँ होती हैं। उसको देखते हुए अगर हम देखें तो इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए कि कैसे जो बच्चियां हमारी उर्दू तालीम ले रही हैं या उनका ज़रिया तालीम उर्दू है, दोनों को देखा जाए तो मैं एक बात कहना चाहता हूं यहाँ पर कि उन बच्चियों को सबसे पहले तो बिल्कुल भी किसी कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना चाहिए, किसी तरह का ये उनको एहसास नहीं होना चाहिए, जैसे को एहसास कमतरी कहते हैं कि हम अंग्रेजी में नहीं पढ़ रहे तो हम, या हमारा मीडियम उर्दू है या हिंदी है तो हम पीछे रह जाएंगे, ऐसा नहीं। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपको अपना, क्योंकि हर
किसी भी मीडियम से कोई पढ़ रहा हो, लेकिन उसको एक लैंग्वेज को अपना स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद उसके काफ़ी उस पर्टिकुलर अगर देखा जाए तो जो लैंग्वेज होती है, देखिए अगर आप देखेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में रीजनल लैंग्वेजेस में बहुत सारी पढ़ाई होती है। इट्स नॉट दैट ओनली उर्दू में ही पढ़ने वालों के लिए प्रॉब्लम है या हिंदी में पढ़ने वालों के लिए प्रॉब्लम है। बहुत सारी ऐसी रीजनल लैंग्वेजेस अगर आप अलग अलग स्टेट्स में जाएंगे तो ज़्यादातर जगह पे प्राइमरी जो तालीम होती है उनकी प्राइमरी स्कूल्स में वो ज़्यादातर रीजनल लैंग्वेजेस में होती है। तो ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन आपको उसके साथ एज ए सब्जेक्ट और एज ए लैंग्वेज अंग्रेजी को पढ़ना है। एक तो आपको ये करना है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको ये ज़रूर समझना होगा कि जैसे आपके लिए कुछ ऐसी स्ट्रीम्स हैं जो उर्दू के लिए बहुत रेलेवेंट हैं। जी सर। मिसाल के तौर पे कोई मेडिकल में जाना चाहता है, बच्ची जाना चाहती है, उसके लिए बीयूएमएस एक बहुत अच्छा रेलेवेंट ऑप्शन हो सकता है। डिप्लोमा इन यूनानी फार्मेसी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप नर्सिंग में जाना चाहते हैं तो नर्सिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। पैरामेडिकल साइंसेज में बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। और अभी काफ़ी ग्रेजुएशन के प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो जैसे इमरजेंसी मेडिसिन या मेडिकल टेक्नीशियंस होते हैं, इसके अलावा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियंस होते हैं, इसके अलावा आपके डायलिसिस टेक्नीशियंस, ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही कह सकते हैं जिसको मेडिकल लाइन में भी हैं, इनकी रिक्वायरमेंट भी बहुत है। और आप जहाँ भी रहती हैं जी, वहाँ आपको करीब में आपको अगर कुछ काम भी करना चाहते हैं, आप लोग जॉब में जाना चाहते हैं, तो तब भी आपके लिए एक बहुत अच्छे मौके होते हैं। इसके अलावा अगर आप ये देखें कि उर्दू जर्नलिज्म की हम बात करें, उर्दू कंटेंट की बात करें, लेकिन आपको थोड़ा सा अपना एक कहते हैं ना और एक स्किल सेट डेवलप करना होगा अलोंग विद योर स्टडीज। अगर आपकी पढ़ाई के साथ आप थोड़ा सा कंप्यूटर पे फोकस करें, थोड़ा सॉफ्ट स्किल्स पे फोकस करें। सॉफ्ट स्किल्स मतलब आपका कम्युनिकेशन स्किल्स जिसको कहते हैं जी, या आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं उनको डेवलप करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप अपनी पढ़ाई के साथ अगर इसको साथ में करेंगे तो आपके लिए एक बहुत अच्छा मुस्तकबिल सामने रहेगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि अकाउंट्स भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है बच्चियों के लिए, ख़ास तौर से अगर आप कुछ इस तरह के अकाउंट्स से रिलेटेड अगर कुछ सॉफ्टवेयर कर लें या आप कोई डिप्लोमा प्रोग्राम या सर्टिफिकेट प्रोग्राम करें तो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। जैसा कि देखा गया है बच्चियों में क्रिएटिविटी बहुत होती है, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स बहुत होती हैं। तो आपने अगर उर्दू में पढ़ाई भी की है, 10वीं पास की है, तो आप अपना एक डिप्लोमा प्रोग्राम फैशन डिज़ाइनिंग में, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में, इंटीरियर डिज़ाइनिंग में, आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप में या ड्राफ्टिंग में, ये काफ़ी डिप्लोमाज होते हैं, 3 इयर्स डिप्लोमा प्रोग्राम होते हैं। हम लोग ऑफर करते हैं यहाँ पर दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी में, जामिया मिल्लिया ऑफर करता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, हैदराबाद में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। तमाम तर इस तरह के डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं। अगर आप नर्सिंग में देखें तो डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जो होती है वो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। तो इस तरह के प्रोग्राम्स हैं, काफ़ी प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो आपको अगर आप मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में देखें तो अगर आपके पास 10th में उर्दू है तो आपके पास एज है ना। इसी तरह से आप देखिए तो उर्दू एंड फारसी यूनिवर्सिटी लखनऊ में है, इसके अलावा आंध्रा में आपकी एक उर्दू यूनिवर्सिटी है। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना चाहिए। मेरा ये कहना है कि हम बहुत बार अपनी स्ट्रेंथ को अपनी कमजोरी समझ लगते हैं, उर्दू को हम अपनी कमजोरी समझ लगते हैं। आप अगर आप ये देखिए कि आज कोई ऐसा डिपार्टमेंट अगर आप देखें जहाँ पर उर्दू सेकंड लैंग्वेज है, मिसाल के तौर पे वहाँ पर बहुत सारी जगह पर आपको ये देखना होगा कि उर्दू ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत होती है, जो अभी बहुत सारा कंटेंट जो है उर्दू में चाहिए होता है लिखने के लिए। तो उसमें अगर आपको थोड़ा सा अंग्रेज़ी और कंप्यूटर आता है तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे पास जैसे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा मॉडल है इस तरह की कोर्सेज करने के लिए, जो अगर आप देखें तो तकरीबन फ़ीस आपके पास कोई बहुत ज़्यादा तकरीबन एक तरह से नेग्लिजिबल फ़ी है। हॉस्टल फैसिलिटी बहुत अच्छी है बच्चियों के लिए, वहाँ जाकर भी आप कर सकते हैं। उनके काफ़ी सेंटर्स हैं डिफरेंट लोकेशंस पे, जैसे लखनऊ में भी है, इधर आपका बेंगलोर कर्नाटका में भी है, इधर आपका बिहार में भी। तो इस तरह के सेंटर्स भी हैं, वहाँ पर जाकर भी आप उन कोर्सेज़ को कर सकते हैं। जो इसके अलावा बहुत सारा ऐसा मैं बताना चाहूँगा बच्चों को भी
कि अगर आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की बात करें तो वहाँ पर काफ़ी कोर्सेज ऐसे हैं जो उर्दू मीडियम में, जी जी, आप उसमें कोर्सेज भी कर सकते हैं और उन कोर्सेज के बाद कहीं अगर आपको ज़रूरत हो तो आप बहुत सारी जगह पे आपको एम्प्लॉयमेंट भी मिल सकता है। तो टीचिंग प्रोफेशन एक बहुत आसान और बहुत अच्छा एक ज़रिया है, लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि आपको अपनी एक लैंग्वेज और डेवलप करनी होगी। और अंग्रेज़ी जिस तरह से आजकल देखा गया है कि तकरीबन हर शोबे में अंग्रेज़ी की ज़रूरत है, तो आप अंग्रेज़ी एज ए सब्जेक्ट पढ़ लीजिए। जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, ऐसी अंग्रेज़ी भी एक लैंग्वेज आप पढ़ लीजिए। जैसे आपने उर्दू पढ़ी, हिंदी पढ़ी, संस्कृत पढ़ी, तो आपने अंग्रेज़ी भी पढ़ ली। अंग्रेजी में थोड़ा प्रैक्टिस करिए, उर्दू में प्रैक्टिस करिए, तो आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाता है। लेकिन रेहान खान सूरी साहब, आपकी इसी बात को कोर्सेज आप करेंगे तो आपको फायदा होगा। जी आपकी इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। हमने अक्सर ये देखा है और ख़ास तौर पर हमने लड़कियों में देखा है, जब हम लोग पढ़ते थे तब भी हमने ये देखा था कि यूपीएससी जो एग्ज़ाम्स हैं या फिर स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम्स हैं, इन एग्ज़ाम्स के लिए भी एक ख़ास जज्बा होता है। क्या अपनी लैंग्वेज की पढ़ाई को हम इन इम्तिहानात के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपके पास ये ऑप्शन रहता है और आप बिल्कुल इसमें कभी भी अगर आप हिंदी मीडियम में देना चाहते हैं, उर्दू मीडियम में देना चाहते हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन मौजूद होता है। और स्टेट सर्विसेज में या ऑल इंडिया सर्विसेज में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लैंग्वेज आपका कभी बैरियर नहीं बनती है, लैंग्वेज से उस पर बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन क्योंकि उसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जिसकी तैयारी करनी होती है। जी जी, मुझे लगता है उस पर फोकस करें। और कभी भी अभी आपने सुना होगा कि मदरसे से फारिग लोग भी ने सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया है। तो इस तरह के बहुत सारे मिसालें मौजूद हैं। तो मेरा सजेशन यही है कि आपका फोकस आपके अपने सब्जेक्ट पे होना चाहिए। देखिए लैंग्वेज एक मीडियम है, इसको समझने की कोशिश करें। लैंग्वेज एक मीडियम है लेकिन जो नॉलेज है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, मिसाल के तौर पे मैंने अगर साइंस को उर्दू में पढ़ा तो ठीक है, लेकिन मुझे साइंस तो आना चाहिए ना। पढ़ना मुझे अंग्रेजी में पढ़ूँ या हिंदी में पढ़ूँ या इंग्लिश में पढ़ूँ या उर्दू में पढ़ूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा ये कहना है कि सब आपको जो उसके एडिशनल जो नॉलेज चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और होता क्या है कि हमारे पास बहुत बार हम उर्दू मीडियम के जब हमारा ज़रिया तालीम उर्दू होता है और हमारे पास थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ जाता है, तो हम बहुत बार अपने आप को पीछे समझने लगते हैं। हम कोशिश नहीं करते बहुत सारी चीज़ों की, बहुत सारी जगह अप्लाई नहीं करते सोच के कि हम उर्दू मीडियम से। तो कहीं कहीं ये रेस्ट्रिक्शंस आती हैं, लिमिटेशन है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 100%, लेकिन वो लिमिटेशन हिंदी वालों के लिए भी हैं, अंग्रेजी वालों के लिए भी हैं और संस्कृत वालों के लिए भी। वो सब हर लैंग्वेज के लिए जो सिर्फ एक लैंग्वेज लेके चलेगा उसके लिए वो रेस्ट्रिक्शन सब जगह है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उर्दू के लिए, लेकिन मौके भी उतने ही आपके पास एक्स्ट्रा हैं जो आपकी रेस्ट्रिक्शंस हैं। जी, और सूरी साहब, ये हर बार हम आपसे ज़रूर अपने नाज़रीन तक पहुंचाते हैं और आज भी हम अपनी तालिबात तक पहुंचाएंगे ये बात कि अगर वो किसी तरह से फाइनेंस से रिलेटेड, यानी अगर मुआशी तौर पर वो थोड़ी पसमानदा हैं या कुछ कमज़ोर हैं, तो अपनी तालीम में इसको हरगिज़ भी कोई रुकावट ना बनने दें, क्योंकि सरकार की तरफ से भी इस तरह की बहुत सारी स्कीमें चलाई जाती हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ स्कीमें चलाती। इसके ताल्लुक से आप ज़रूर उनको गाइडेंस दें। देखिए, मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। ये एक बहुत ही स्ट्रिक्ट सरकार की अभी गाइडलाइन आई है और वो गाइडलाइन ये है कि कोई यूनिवर्सिटी किसी भी बच्चे को उसकी फीस के बेसिस पे नहीं एडमिशन को रोकेगी। जी, अभी आपने सुना भी होगा एक कोर्ट का भी फैसला आया था इसके मुताल्लिक। IIT में एक एडमिशन हुआ था, उसमें कुछ इश्यूज आए थे फीस जमा ना होने की। तो कहीं भी ये तो एक बात है। दूसरी बात ये है कि आपके पास इतनी इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं आजकल। देखिए, पढ़े लिखे बच्चों के लिए कोई तकलीफ नहीं है कि आप किसी को ईमेल लिख सकते हैं, आप किसी भी वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं। आज की तारीख में बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जेन्युइन केसेस को कभी भी सपोर्ट करने में पीछे नहीं हटते। तो कभी भी आप ये मत सोचिए कि आप किसी वजह से अगर फीस नहीं दे सकते हैं तो आपको रुक जाना चाहिए। आप रुकिए मत। आप अपने आप को सबसे पहले ये प्रूव करिए कि आपका एडमिशन किसी प्रोग्राम में हो गया। उस प्रोग्राम में अगर एडमिशन हो जाता है तो काफ़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारी हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारी हमारी NGOs मौजूद हैं, बहुत सारी हमारी इंटरनेशनल ऐसी लेवल पे बॉडीज़ हैं जो अगर आप उनको लिखेंगे तो आपके पास
काफ़ी स्कॉलरशिप्स आ जाती हैं। बहुत सारी ऐसी एसोसिएशंस हैं जो आपको लैपटॉप भी देती हैं अदर देन योर स्कॉलरशिप। बहुत सारी ऐसी हैं जो आपको किताबों के लिए पैसे देते हैं। जी जी। और तो इस तरह के बहुत सारी सपोर्ट मौजूद हैं और आप हमें भी लिख सकते हैं यहाँ पर न्यूज़ 18 के जरिए। अगर किसी को कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो हम उसका भी जवाब दे देंगे, या आप बहुत अच्छी बात कर सकते हैं। हमारा प्रोग्राम हर हफ्ते आता है तकरीबन, तो आप यहाँ भी पूछ सकते हैं कि अगर आपकी कोई स्पेसिफिक सवाल है कि भाई मेरा ये परेशानी है, मैं किसको इसमें जी। और इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। हमारे एक कॉलर जो है वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, चलिए उनकी बात हम सुन लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइए, सवाल करिए। जी मैम, मेरा नाम महविश अयूब है, मैं कश्मीर से हूँ। जी महविश बताइए। जी मैम, मुझे सर से बोलना था कि मैंने 10th किया और मैंने अब 11th क्लास स्टार्ट किया है, तो मैंने मेडिकल पकड़ा है मैम। तो मैं बोलती थी जब मैं 12th करूंगी तो मुझे डॉक्टर बनना है, वेटरनरी डॉक्टर। तो मैं चाहती हूँ कि मैं बोलना चाहती हूँ ये कि जब मैं 12th करूंगी तो फिर मुझे नीट देना है वेटरनरी डॉक्टर के लिए, और फिर मैं कश्मीर में कहाँ पे क्या कैसे मतलब एडमिशन लूंगी ट्रेनिंग के लिए। अगर मैंने नीट क्वालिफाई किया, क्या मुझे पहले मतलब देना है नीट वेटरनरी डॉक्टर के लिए? जी सर, ये मैं थोड़ा कुछ आवाज सुनने पर जी 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 मैं बताती हूँ। ये कश्मीर से हमारी एक छोटी सी नाजरीन है, उन्होंने ये महविश इनका नाम है, और 10th के बाद अभी इन्होंने 10th का एग्ज़ाम दिया, और ये चाहती हैं कि वेटरनरी डॉक्टर जो है वो बने। और सबसे ज़्यादा मैं यहाँ पर अप्रिशिएट ये करूँगी कि इतनी छोटी सी उम्र में ही इन्होंने अपने करियर को लेके इतनी संजीदगी दिखाई है और हमें कॉल किया है। तो ये आगे किस तरह से अपने जो सब्जेक्ट्स हैं वो उनको सिलेक्ट करें। सबसे पहले तो मुबारकबाद इस बच्ची को कि जनरली लोग इस एरिया में नहीं जाना चाहते हैं मेडिकल में, और ये बहुत ही अच्छा आपने एक फील्ड चुना है। और इसमें मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कंपटीशन कम है, लेकिन एक अच्छा करियर है। और ख़ास तौर से जब आप बहुत ही फोकस्ड होते हैं, और अभी जिस तरह से अगर आप देखिए तो बिजनेसेस और गवर्नमेंट का जो फोकस है ख़ास तौर से एनिमल हस्बेंड्री को लेके, और बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जहाँ पर गवर्नमेंट की काफ़ी स्कीम्स हैं इस तरह के बिजनेसेस को चलाने के लिए, उसमें वेटरनरी डॉक्टर्स की एक बहुत बड़ी अहम रोल होता है अदर देन गवर्नमेंट जॉब्स एंड ऑल। तो अभी इसी तरह इसको आपने जो लेके करना चाहती हैं तो वो बहुत अच्छा आपका इनिशिएटिव है, और आप अपनी तैयारी करें। और इसको ख़ास तौर से देखिए, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर अपने उनके ज़ाविये हैं उनके, लेकिन जनरल अगर आप देखेंगे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं अभी जितनी भी मेडिकल, क्योंकि अभी देखिए अगर आप देखें तो इसमें 3 तरह के एडमिशन्स रहते हैं। अगर आपको MBBS में जाना है या BDS में जाना है, अभी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने B.Pharma के लिए भी नीट के बेसिस को बनाया हुआ है। इसी तरह से यूनानी मेडिसिन में आपको जाना है तो आपको नीट के मार्क्स के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। इसलिए मेडिकल एजुकेशन में नीट काफ़ी अहम रोल रखता है। इसलिए मेरा मशवरा ये है, आपको नीट की तैयारी करनी चाहिए। कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो कुछ कोर्सेज को लेकर मेडिकल से रिलेटेड विदाउट नीट भी अपने एडमिशन्स करते हैं। तो मेरा मशवरा सिंपल ये है कि आपका नीट क्वालिफाई आपको करने की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह की मेडिकल एजुकेशन में ये अभी जनरली जो मेरा जहाँ तक मेरी अपनी नॉलेज है उसमें नीट इज इम्पोर्टेंट फॉर एनी मेडिकल एजुकेशन। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया महविश का भी मेरी नेक ख्वाहिशात हैं आपके लिए। जी जी जी, और आपका भी बहुत शुक्रिया, इतने अच्छे तरीके से आपने हमारी नाज़रीन के सवाल का जो है उनकी क्वेरी को यहाँ पर उनके सामने रखा है, और लगातार आपसे हम गाइडेंस हासिल कर रहे हैं। नाज़रीन, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहे हैं, बस आप हमें कॉल करिए, आपको आपके सवाल का जवाब आपके करियर से रिलेटेड ज़रूर मिल जाएगा। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आयुर्वेद और जो यूनानी है ये शोबा कैसा लड़कियों के लिए, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां इसकी जानिब भी मुतवज्जे होती हैं, उनके लिए कुछ आपके ख़ास करियर टिप्स?
हम इसकी बात करें यूनानी में, जैसे जो बच्ची हमारी उर्दू मीडियम से पढ़ के आती है, क्योंकि यूनानी में एक उर्दू का टेस्ट होता है, ज्यादातर कंटेंट उसका उर्दू में मौजूद होता है, तो प्रेफरेंस यही होता है कि उर्दू आपका बैकग्राउंड होना चाहिए। तो उर्दू के लिए भी अगर आप BOMS में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास नीट का क्वालिफाई करना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप कम से कम नीट क्वालिफाइड हो। जी सर। और उसके लिए नीट बेसिस है बेसिकली कि हाँ, एडमिशन में जो मेरिट होती है उसमें नीट की इम्पोर्टेंस होती है। लेकिन जो दूसरा सवाल आपने पूछा खासतौर से करियर के बेसिस पे, कि मुझे ये लगता है कि आयुर्वेदा, यूनानी, या आप बात करें अगर आप बात करें खासतौर से इसकी जी 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 जी, अगर आप बात करें हमारे आयुर्वेदा, होम्योपैथी या यूनानी, तीनों मैं कहता हूं कि बच्चियों के लिए बहुत ही अच्छे प्रोफेशंस हैं और जरूर इसमें जाना चाहिए। इस तरह के अगर कोर्सेज में आप जाएंगे तो एक अच्छा करियर उसमें आपको मिलेगा। जी, और इसी में मैं BDS को भी इंक्लूड करना चाहूंगी। BDS को जो आगे BDS की पढ़ाई करना चाहती हैं उनके लिए क्या कुछ आप टिप्स देंगे? जी जी बिल्कुल। अगर आप बात करना चाहें कि हमारे खासतौर से जी जी, तो नाज़रीन आप देख रहे हैं कि हम लगातार बात कर रहे हैं, हमारे साथ प्रोफेसर रेहान खान सूरी साहब जो हैं वो मौजूद हैं। जी सर, BDS की पढ़ाई के ताल्लुक से भी हमारी जो तालिब इल्म हैं उनको, खासतौर पर लड़कियों को, क्या कुछ गाइडेंस? मैं तो ये कहूँगा कि BDS एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, और बच्चियों को, बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि BDS जो है वो थोड़ा सा कमतर होता है। तो मैं ये कहूँगा कि BDS एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, बच्चियों को जरूर ऑप्ट करना चाहिए अगर किसी वजह से, बल्कि फर्स्ट चॉइस आपको रखनी चाहिए बहुत सारी जगह पे, MBBS को आपको ड्रॉप करके, क्योंकि आपका उसमें फास्ट ग्रोथ है और रिक्वायरमेंट बहुत है। और BDS करें, MDS करें, उसके बाद एक अच्छा आपके पास ऑप्शन रहता है। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब बच्चियां सुनती हैं, और काफी फोन्स मेरे पास आते हैं वैसे भी। अभी रिसेंटली मैं जरूर यहाँ एक बच्ची का जिक्र करना चाहूंगा। उस बच्ची ने मुझे फोन किया और बताया कि मैं चाहती हूँ मेरा भाई भी BDS करे, मैंने आपकी राय सुनी थी, आपका शो देखा था, उसके बाद मैंने BDS ज्वाइन किया, तो आप मेरे भाई को समझाइए। तो इस तरह के जब बच्चियां मोटिवेट होती हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और मैं कहता हूँ कि BDS एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और बच्चों को जरूर ऑप्ट करना चाहिए। और बहुत बार हम होम्योपैथी को भी पीछे छोड़ देते हैं, काफी उसको वेटेज नहीं देते, या आयुर्वेदिक को छोड़ देते हैं। ये हमारी बहुत अच्छी एक तरह से कह सकते हैं कि एक ऑप्शंस हैं जिनमें जरूर ऑप्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल, और ख़ास तौर पर इसीलिए क्योंकि 8 मार्च है और लड़कियों की तालीम के ऊपर हम सिर्फ तवज्जो ही नहीं देते बल्कि उसके बारे में यहाँ पर बात भी करते हैं। और इसी सीरीज़ में हम अपने इस प्रोग्राम में जो हमारी बच्चियाँ हैं उनकी तालीम को लेकर बात कर रहे हैं। तालीम के बाद उनके करियर के क्या प्रॉस्पेक्ट्स हो सकते हैं, किस तरह से वो अपने करियर को लेकर आगे जा सकती हैं, उसके बारे में भी यहाँ हमें सूरी साहब तमाम तर जानकारी दे रहे हैं। सर, इसी में हम देखना चाहेंगे साइकोलॉजी को लेकर भी हमने देखा है कि अक्सर जो हमारी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, वो साइकोलॉजी की जानिब भी काफ़ी इंटरेस्ट लेती हैं, मुतवज्जे होती हैं। साइकोलॉजी के बाद वो क्या कर सकती हैं, इस पर भी हम आपसे जानेंगे। हमें एक कॉलर जो है वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, चलिए उनसे पहले हम बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल किया, सवाल करिए मैम। जी, हम लोग कश्मीर से। मेरा सवाल ये है कि हम BTech के बाद कौन से इंजीनियरिंग में जाए, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग। तो अभी आपने कौन सा कोर्स किया है? जी, हमें JEE एस्पिरेंट है, हमें वो आगे जाके बोलना था कि हमें कौन सा, किस फील्ड में जाए हम। जी सूरी साहब, आपने इनका सवाल सुना? जी, मैं थोड़ा समझ नहीं पाया। जी, ये जानना चाह रही हैं कि इन्होंने BTech के बाद ये आगे के लिए कैसे आगे जाएं, किस ब्रांच में जाएं, क्या करें? देखिए, BTech जो मुझे थोड़ा समझ में आया सवाल, शायद केमिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहे थे। BTech के बाद 2 चीजें बहुत अहम हो जाती हैं कि अगर खासतौर से मैं कहूँगा कि MTech जरूर करना चाहिए, कोई मास्टर्स प्रोग्राम करना चाहिए। आजकल ज़्यादा इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स हैं। अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई प्रोग्राम करते हैं विद योर डोमेन, अगर आपका नॉर्मल कोई डोमेन है या उस डोमेन के किसी पर्टिकुलर उसमें जाते हैं फर्दर, तो ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है। अगर आप इमीडिएट जॉब में जाना चाहती हैं तो जॉब के लिए आपको ज़रूर कोई उससे
रेलेवेंट कोर्स या कोई ऐसी सॉफ्टवेयर खास से आजकल बहुत ज़्यादा यूज है टेक्नोलॉजी में, उन पे ज़रूर कोई ट्रेनिंग करनी चाहिए। वो आपको हेल्प करती है कि पर्टिकुलर स्किल सेट होने से आपको फ़ायदा ये होता है कि आप उस इंडस्ट्री को आप टारगेट कर सकते हैं। और जैसे मिसाल के तौर पे अगर केमिकल में है तो आप मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी या एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी पे कोई ना कोई बहुत पर्टिकुलर कोई छोटा प्रोग्राम करें और या फोकस करें उस पर, तो जॉब आपको आसानी से मिलेगी। वरना मास्टर्स प्रोग्राम मेरी राय है कि करना चाहिए। जी बिल्कुल, और बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। सूर्य साहब, आपसे हम ये जानना चाह रहे थे, साइकोलॉजी की हम बात कर रहे थे, इसमें ख़ास तौर पर हमारी बच्चियां जो है काफ़ी इंटरेस्ट लेती हैं, इसके करियर एस्पेक्ट्स को आप किस तरह से देखते हैं? बहुत ज़्यादा करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं उसके, और अगर आप देखें तो अगर चाहे वो आपकी साइकोलॉजिस्ट आप बनते हैं या आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनते हैं या आप किसी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट या ओबी में जाते हैं, ये 3-4 एरियाज रहते हैं इसके बाद, और बहुत ही उनका स्कोप है। इस वक्त तो ये है कि डेथ ऑफ द पीपल फॉर दिस साइकोलॉजी, लोग नहीं मिलते और इतने साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। जी बिल्कुल सूरी साहब, तो वक्त चूंकि अब बिल्कुल हमें इजाजत नहीं दे रहा, बहुत सारी कारामद मालूमात हमने अपने तमाम तर नाज़रीन तक पहुंचाई हैं। आपका इतना कीमती वक्त देने के लिए, इतने अपने मसरूफ शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकालने के लिए हम अपनी पूरी टीम की तरफ से तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और नाज़रीन, प्रोग्राम हेलो करियर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।